Good morning, everyone. Welcome to back my class. Myself Niranjan Purbia from Golden Dream Public School Was. Today we will see resources. पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर लिया है. पार्ट सेकेंड उससे आगे का पैराग्राफ लेंगे अपन. विंड मिल्स तक अपन ने देख लिया था. नेक्स्ट पैराग्राफ इज द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू ए लार्ज एक्सटेंट. द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन्स इज बाउंडलेस बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज डैमेजिंग the environment. The balance of nature is also getting disturbed, hence certain alternate ways and means should be considered to preserve and maintain the balance of nature. चलिए इसको समझते हैं अपन. The need and greed of human beings, मनुष्य की या मानव की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता और उसकी जो तृष्णा है, लालच है, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू ए लार्ज एक्सटेंट, और इसीलिए प्रकृति का शोषण भी लगातार बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है और उसका शोषण भी बढ़ता जा रहा है. द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन्स इज बाउंडलेस. मानव का, मनुष्य का जो ज्ञान है और उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बाउंडलेस है. बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, लेकिन जो उसकी लालच का जो खतरा है या उसकी जो मतलब कोई भी चीज, उसकी जो तृष्णा है, उसका जो उसको खतरा है वो हमारे पर्यावरण को डैमेज कर रहा है. द बैलेंस ऑफ नेचर इज आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब. हमारे प्रकृति का जो संतुलन है वो भी क्या है, बिगड़ रहा है. हैंस सर्टेन अल्टरनेट वेज, अतः कुछ हमें विकल्पात्मक विकल्पनीय तरीके और जो मीन्स है, साधन है, शुड बी कंसिडर टू प्रिजर्व, उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व, संरक्षण करने के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए. एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, और हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्रकृति के संतुलन को मेंटेन करना है, बनाए रखना है. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, ये जो संसाधन है जिनके बारे में कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि कुछ बेसिक रिसोर्सेज है, लाइक देखिए आप, मैंने बताया था आपको एयर, विंड, मिनरल्स, वाटर, ये कुछ बेसिक रिसोर्सेज है. तो इनका जो महत्व है हमारे जीवन में, हमें उसके प्रति भी ध्यान रखना है. तो इसी से अगला पैराग्राफ अपन देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, इन संसाधनों का महत्व. द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए रिसोर्स इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम. किसी वस्तु की का जो मूल्य होता है
और रिसोर्स या फिर किसी संसाधन का जो मूल्य होता है इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम, ठीक उसी को उसके वैल्यू के रूप में जाना जाता है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, किसी भी संसाधन की का जो मूल्य है वो समय समय पर बदलता रहता है। एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और अलग अलग स्थानों पर उसकी वैल्यू बदलती रहती है। द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर, और किसी एक रिसोर्स की जो वैल्यू है वो दूसरे रिसोर्स की वैल्यू से उसको क्या करती है, बदलती है, यानी कि उसको अलग करती है। उस वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू वेयर एज द अदर वन में हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू। देखिए, इसको अपन अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक संसाधन जिसकी कोई आर्थिक, उसका कोई मान लीजिए आर्थिक मूल्य है, तो या फिर उसकी कोई आर्थिक कीमत है, या उसको अपन आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है, जबकि कोई दूसरा जो होगा द अदर में हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यूज, उसका जो है कोई दूसरा जो रिसोर्स होगा उसका हो सकता है हमारे लिए वो सौंदर्यात्मक, या फिर उसका कोई उसके लिए वो हमारे लिए प्राकृतिक वैल्यू रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वाटरफॉल हैज एन एस्थेटिक वैल्यू, जैसे कि उदाहरण के लिए वाटरफॉल यानी कि झरना, जलप्रपात या झरना जो होता है वो हमारे लिए एक एस्थेटिक वैल्यू रखता है। एस्थेटिक वैल्यू उसका हमारे लिए एक सौंदर्यात्मक या प्राकृतिक मूल्य होता है। बट व्हेन इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब इसका उपयोग हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी कि बिजली के उत्पादन के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है जब उस वाटरफॉल का, तो इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक आर्थिक मूल्य उसके लिए हो जाता है, वो हमारे लिए आर्थिक मूल्यवान हो जाता है, आर्थिक रूप से वैल्यू रखता है। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, यहाँ पर कुछ ऐसे संसाधन हैं विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, जो कि एक समय के बाद वो हमारे लिए क्या बन सकते हैं, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इसको मैं समझा देता हूं आपको। कोई भी रिसोर्स जो होता है वो हमारे लिए दो प्रकार की वैल्यू रखता है। एक तो वो हो सकता है एस्थेटिक वैल्यू। पहली हमारे लिए एस्थेटिक वैल्यू हो सकती है उस चीज की या उस पदार्थ की, उस संसाधन की, तो वही संसाधन हमारे लिए दूसरी क्या वैल्यू रखता है, इकोनॉमिक। दूसरी प्रकार की हमारे लिए वो क्या रखता है, इकोनॉमिक वैल्यू रखता है। दूसरा जो उसका वैल्यू होता है वो इकोनॉमिक वैल्यू होता है। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको। मान लीजिए आप वाटरफॉल, एग्जाम्पल, वाटरफॉल की दो वैल्यू कैसे है, दोनों वैल्यू है। जैसे इसकी एस्थेटिक वैल्यू भी है, एस्थेटिक, और दूसरी वैल्यू है इसकी इकोनॉमिक। एस्थेटिक में इसकी क्या वैल्यू है, जब लोग इसको वाटरफॉल को देखने जाते हैं
तो उसकी सुंदरता जो है उनको प्रभावित करती है, उनको आकर्षित करती है। वाटरफॉल जब बहता हुआ पानी ऊपर से गिरता है पहाड़ों से, पर्वतों से, तो ऐसा जो दृश्य होता है वो हमको उसकी सुंदरता को प्रभावित करता है लोगों को, और लोग उसको देख के काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो वो उसकी हो गई वाटरफॉल की एस्थेटिक वैल्यू। जबकि इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो इससे ये है कि जब पानी तेज गति से ऊपर से गिरेगा तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजली उत्पादन कर सकते हैं। वाटरफॉल के मैंने दोनों एग्जांपल बता दिए। कोई भी रिसोर्स हो उसकी दो वैल्यू हो सकती है, एस्थेटिक वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू यानी कि प्राकृतिक, या इसी को अपन बोल सकते हैं नेचुरल वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, नेचुरल, है ना, और नेचुरल वैल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर सौंदर्यात्मक, यानी कि उसकी सुंदरता से लोगों को प्रसन्नता मिलती है। और उसी संसाधन की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक आप शब्द से ही समझ जाइए, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से वो वैल्यू रखता हो। यानी कि मान लीजिए वाटरफॉल है, वाटरफॉल की एस्थेटिक वैल्यू है, जब उसको देखते हैं लोगों को प्रसन्नता मिलती है, उसकी खूबसूरती को देख के लोग खुश होते हैं, उनका मन प्रसन्न होता है, ये उसकी एस्थेटिक वैल्यू हो गई। जबकि इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो क्या है? वाटरफॉल से जब पानी तेज गति से ऊपर से गिरेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये इसकी दोनों वैल्यू हो गई। किसी भी संसाधन की मैंने ये आपको दोनों वैल्यू बताई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ऐसे कुछ संसाधन हैं जो एक समय के बाद क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से वो हमारे लिए मूल्यवान बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं एक और बता दूं आपको कि कोई फॉरेस्ट है, जंगल। जब अपन जंगल को देखते हैं दूर से या फिर अंदर जाके देखते हैं तो उसकी खूबसूरती हमको प्रभावित करती है, उसकी नेचुरल वैल्यू होती है। लेकिन उन्हीं जंगलों से क्या हो सकता है, कई सारे उसके इकोनॉमिकली फायदे भी हो सकते हैं। जैसे आर्थिक रूप से भी वो हमको क्या करता है, संपन्न बनाता है। जंगलों से हम कई प्रकार की वुड प्राप्त करते हैं, है ना, लाइक जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं, डोर बनाते हैं, और इससे कई सारे कीमती पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। जंगलों से हमें कई प्रकार के मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं जब उनका उत्खनन किया जाता है। तो वो एक समय के बाद, मान लीजिए फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट की जब फॉरेस्ट लोगों ने उसको काटा और जब वहाँ से पेड़ पौधे खत्म हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे हमें कई प्रकार के मिनरल्स भी प्राप्त हुए जब उनकी खुदाई की गई। तो वो हमारे लिए एक इकोनॉमिकल वैल्यू बनाता है। जबकि इससे पहले वो एक फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट क्या कर रहा था, हमको एक नेचुरल वैल्यू बना रहा था। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। The two main factors that can change any substance into a resource are time and technology. Time and technology. दो ऐसे मुख्य फैक्टर्स है, कारक है, दो ऐसे मुख्य फैक्टर्स है दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस, जो किसी भी पदार्थ को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं इनटू ए रिसोर्स, उसको एक संसाधन के रूप में। वो है, फर्स्ट है टाइम एंड सेकेंड है टेक्नोलॉजी, यानी कि समय और तकनीकी।
ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी पदार्थ को समय के साथ किसी भी पदार्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये दोनों ही किससे संबंधित है? नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। देयर आइडियाज, नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस लीड टू द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्सेज। देखिए, मनुष्य के जो विचार होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है, उसकी जो खोज होती है और जो उसके इन्वेंशन होते हैं, आविष्कार होते हैं, लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। वो हमें क्या करता है, जिससे हमें अधिक से अधिक संसाधनों की उत्पत्ति होती है, या उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। सिंस अर्ली डेज one discovery or invention led to the creation of more. Since early days one discovery or invention led to the creation of more. कोई भी एक जो डिस्कवरी या खोज होती है या आविष्कार होता है, वो हमें दूसरी चीज़ों के प्रति क्रिएशन पे हमें क्या करता है, दूसरी चीज़ों पे क्रिएशन पे ले जाता है। यानी कि पहले हमने जिस चीज़ की आवश्यकता थी, हमने जिसका भी इन्वेंशन किया, तो उसी के बाद हमें एक समय के बाद उसके कई सारे नए तरीके हम लोग खोज लेते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास पहले फैन थे। फैन से अपन क्या करते थे, हवा लेते थे। लेकिन समय के साथ आज क्या हो गया, फिर कूलर आ गए। कूलर के बाद आज एसी चलने लग गए हैं। तो ये क्या है, ये एक समय के बाद आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति क्या करता है, नए नए इन्वेंशन करता रहता है और उससे वो नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता रहता है। एग्जाम्पल देखिए, और भी देखते हैं इससे आगे। डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू कुकिंग प्रैक्टिस। आग की जो खोज थी, उससे हमने क्या किया, कुकिंग प्रैक्टिस यानी कि खाना पकाने का अभ्यास किया। इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, पहिए का जो आविष्कार था वो किसका परिणाम हुआ? ये वर्तमान में आधुनिक जो हम परिवहन के जो साधन है उनके विकास में उनका विकास हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले पहिए की खोज हुई थी और पहिए की खोज से आज हम क्या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा डेवलप कर लिया, किसको, ट्रांसपोर्ट को। हैंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बींग्स हु हैव आइडियाज। अतः सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो क्या है, स्वयं मानव है। हु हैव आइडियाज, जिसके पास क्या है, आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल, उसके पास कौशल है। विच हैज़ लेड टू वेरियस डिस्कवरीज, जो कि कई प्रकार की खोजें करता है, एंड इन्वेंशंस, कई सारे आविष्कार करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा संसाधन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर क्या है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स स्वयं कौन है, मानव। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, स्वयं मानव है, जो क्या करता है, कई प्रकार के क्या करता है, आइडियाज, कई सारे विचार, नॉलेज एंड स्किल। क्योंकि मानव के पास क्या है, कई सारे विचार, ज्ञान और कई सारे
स्किल्स, कई सारे उसके पास कौशल होते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, रिसोर्स होता है। विच हैज लेड टू वेरियस डिस्कवरीज, जो कि क्या करता है, कई सारी डिस्कवरीज, कई सारी खोजें, और क्या करता है, इन्वेंशन करता है। चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप आगे बने रहिए, कल हम अगली क्लास लेंगे। थैंक यू।